आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कैरेक्टर के आगे लेक्चर को। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम लोग ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे थे। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस में मैंने आपको अभी तक अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स के बारे में पढ़ा दिया। मतलब हम लोगों ने अभी तक एलिफेटिक अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स के बारे में बातें कर चुकी थी। तो हम सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, एलिफेटिक अमीन, और फिर हमने क्या स्टडी किया था, एरोमेटिक अमीन। और इन दोनों में ही हमने क्या सीखा था कि एलिफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। अब हम जो आज की क्लास में अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास ग्वानिडीन। हम लोग ग्वानिडीन को सबसे पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसी के साथ एमिडीन, और फिर हम करेंगे एमाइड्स के बारे में, और बीच में ही हमारे पास एक दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनके बारे में स्टडी कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे ग्वानिडीन की बात करता हूं तो सर आखिरकार ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको आप समझा दीजिए। देखो, जो ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड NH और यहां पर NH2। इस तरीके से हमारे पास ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर होता है। और यह जो होता है यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस है। अभी तक जितने भी आप लोग ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस को जानते हैं उसमें यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन साथ ही में याद रखना, वीकर देन एनी इनऑर्गेनिक बेस, वीकर देन एनी इनऑर्गेनिक बेस। जो इनऑर्गेनिक बेस होते हैं उनकी बेसिसिटी ज़्यादा ही होती है एज कंपेयर टू हमेशा, चाहे ऑर्गेनिक का कितना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्यों ना आ जाए। अब सवाल ये आ रहा है कि सर आखिरकार इसमें हमारे पास तीन पोजीशन है, एक X है, एक Y है और एक Z है। ठीक है, इन तीनों ही पोजीशन पे नाइट्रोजन है और तीनों ही नाइट्रोजन पर क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब हमारे पास ये सवाल आएगा कि सर यदि हम इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएं, क्योंकि आपको पता है अगर मुझे बेसिसिटी को अच्छे से डिफाइन करना है ग्वानिडीन की तो मुझे यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर हम जब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो हम X पोजीशन पर अटैक करवाएं कि Y और Z पर अटैक करवाएं। देखो, Y और Z पोजीशन तो दोनों तो इक्विवेलेंट हैं और X पोजीशन अलग है। तो हम लोग एक बार दोनों कार्यक्रम करके देखते हैं। मान लो मैंने H+ का अटैक करवाया पहले Y और Z पोजीशन पर। जब आपने Y या Z में से किसी पोजीशन पर अटैक करवाया तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर क्या था, NH2 और यहाँ पर बन जाएगा NH3+। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे, जो ये कॉन्जुगेट एसिड बना है, ये कॉन्जुगेट एसिड क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं है? तो आप देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ से इसका रेजोनेंस करवा दो। जब आप यहाँ से इसका रेजोनेंस करवाओगे कैसा लग रहा है, A डबल बॉन्ड भी C पर पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन ये जो नाइट्रोजन हो जाएगा कैसा हो जाएगा, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है, 5 बॉन्ड बन जाएंगी और हमें पता है नाइट्रोजन की कभी भी 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग जो प्रोटोनेशन करवाते हैं, H+ का खिलाना मतलब क्या होता है, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन हम लोग कभी भी Y और Z पोजीशन पर ना करवा के हमेशा X पोजीशन को प्रेफर करते हैं। ये बात सबसे पहले समझ में आ रही है। अब जैसे ही मैंने X पोजीशन पर प्रोटोनेशन करवाया, अब देखिएगा ध्यान से, यहां से क्या बन जाएगा इस तरीके से, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास NH2 और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपके पास NH2। अब देखिएगा ग्वानिडीन एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस क्यों है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास क्या सिस्टम होता है, कोई भी हमारे पास बेस होता है, अगर हम उससे H+ खिला के, मतलब सिंपल अगर हम उसका प्रोटोनेशन करें और उस प्रोटोनेशन से यदि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड आए, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड आए, तो वो जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड कैसा होना चाहिए, स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। अब ये जो मेरे सामने कॉन्जुगेट एसिड बना है ये कैसा है, स्टेबलाइज्ड है। कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर लोन पेयर है तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर इस तरीके से और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन होगा उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगा। तो हम बोलेंगे ये कॉन्जुगेट एसिड कैसा है, स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास ये मिलेगा CNH2 NH। आप पहले H+ तो खिलाओ यहाँ पर इस तरीके से, NH था ही
और यहाँ पर NH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास NH2। क्या आपको ये पहला केस समझ में आ रहा है? क्या ये जो रेजोनेंस है मैं यहाँ पर भी सोच सकता हूँ, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। जब आप यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बन के आएगा, C डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH2। जब आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है पहले भी नाइट्रोजन एटम पर था, बाद में भी नाइट्रोजन एटम पर रहा और इसमें भी नाइट्रोजन एटम पर रहा। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और हमें बहुत अच्छे से पता है जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और यदि किसी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब वो क्या होगा, वीक, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जो ग्वानिडीन होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे रीजन तो आप बोलना कि सर जब हम इसका प्रोटोनेशन करते हैं और कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के टाइम पर यहां पर दोनों का प्लस M लग रहा है, जिसकी वजह से यहां पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी होगी। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी होती है इसका मतलब वो वीक होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो दिस इज द रीजन फॉर द बेसिसिटी ऑफ ग्वानिडीन। और सबसे बड़ी बात यह है जो ग्वानिडीन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जितने भी आपके सामने ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस लिखे हैं उन सब में ही क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस है। चलो ये बात हमारे पास हो चुकी है ग्वानिडीन की। अब हम बात करते हैं एमिडीन की और फिर हम करेंगे एमाइड की। फिर इन तीनों को कंपेयर करेंगे कि आखिरकार इन सब में किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो अब हम बात करते हैं एमिडीन्स की। हमने ग्वानिडीन की बात कर चुकी है, अब हम एमिडीन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले सर आखिरकार ये एमिडीन्स क्या होते हैं? तो देखो जिस तरीके से आपने अभी ग्वानिडीन समझा, बस यहाँ पर एक NH2 हटाकर हम क्या लगा देते हैं, R ग्रुप लगा देते हैं। अब हम इसकी बेसिसिटी की बात करते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशन हमने ग्वानिडीन के केस में किया था वैसा ही एक्सप्लेनेशन हमारे पास एमिडीन के केस में होगा। अब कैसे होगा देखना, मैं यहाँ पर इस केस में प्रोटोनेशन करवाना चाहता हूँ। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2 नाइट्रोजन साइट हैं, इसको अगर मैं Y मान लूँ और इसको मैं क्या मान लूँ, X मान लूँ, तो मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि यहाँ पर प्रोटोनेशन कहाँ ज़्यादा होगा। तो आप पहली नज़र में अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस वाले केस में अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा, तो लोन पर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा, तो ये अपने लोन पर नहीं देना चाहेगा शुरुआती केस में देखोगे। लेकिन आप ये चीज भी तो समझो कि यहाँ पर जो X और Y हैं, X का ज़्यादा होता है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर ये कैसे हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे कैसे लोन पेयर हैं, लोकलाइज्ड, जबकि ये वाले लोन पेयर कैसे हैं, डीलोकलाइज कर जाएंगे, और ये वाले लोन पेयर कैसे हैं, लोकलाइज। तो हम बोलेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर होने के कारण यहाँ पर जो प्रोटोनेशन हम करवाएंगे वो Y की जगह किससे करवाएंगे, एट X करवाएंगे। ये वाली बात आपको मैंने ग्वानिडीन में भी समझाई थी, या फिर आप ऐसे ना समझकर आप ऐसे समझ सकते हो कि इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जब H+ खिलाओगे तो कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस का कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबलाइजेशन ही नहीं होगा, तो यहाँ पर ये फेवरेबल नहीं होगा। अब मान लो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, RC डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या आ गया, NH2, प्रोटोनेशन करवा दिया। अब प्रोटोनेशन करवा के देखो ये जो आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बना है क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे, देखो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर रेजोनेंस में जाएगा इस तरीके से, और आपके पास इस तरीके से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के जाएगा, RC यहाँ पर NH2 हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यही आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो आपके पास यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों ही कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर दोनों ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसका मतलब यहाँ पर भी इसकी एक बहुत अच्छी बेसिसिटी है, क्योंकि बनने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बना है वो कॉन्जुगेट ऐसा कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और कैसा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबलाइज्ड है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसकी जो बेसिसिटी होती है वो अमीन्स से हाई होती है, लेकिन ग्वानिडीन से क्या होती है, कम होती है। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्वानिडीन होता है उसमें कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ग्वानिडीन में 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं,
और जबकि एज कंपेयर टू अगर मैं एमिडीन की बात करता हूं तो एमिडीन में कितने होते हैं, आप खुद देखो, 2 ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, कम। अगर मैं बात करता हूं सिंपल एलिफेटिक अमीन्स, मैं यहां पर मेंशन भी करता हूं एलिफेटिक अमीन्स, तो एलिफेटिक अमीन्स की बेसिसिटी इन दोनों से ही कम होने का कारण क्या है, क्योंकि इस केस में कोई भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनना पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसी के बाद अगर मैं एक और बात करता हूं एरोमेटिक अमीन, तो सबसे लास्ट में अभी तक आ जाएगा हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स। अभी तक हम लोगों ने इन 4 ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर चुकी है। फिर से सुनिएगा, हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे ग्वानिडीन को क्यों रखा है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड बनने के बाद 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। और हमें पता है, सिंपल सी बात, यदि किसी बेस का हमने प्रोटोनेशन करवाया, मतलब H+ खिलाया, तो वहां से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगा, इसका मतलब मैं बोलूंगा वो क्या होगा, वीक होगा। अगर वो वीक होगा तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बस इस कॉन्सेप्ट का हमने अभी तक यूज किया है। उसके बाद एमिडीन, क्योंकि एमिडीन के केस में सिर्फ 2 ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और फिर अमीन्स, क्योंकि अमीन्स के केस में कोई भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ही पॉसिबल नहीं है। खुद देखो ना यहाँ पर RNH2, अगर आप इसका प्रोटोनेशन करवाते हो तो यहाँ पर क्या ये जो कॉन्जुगेट एसिड है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। और एरोमेटिक अमीन्स में तो वहां पर जो लोन पेयर था वो कैसा था, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर था, इसलिए एरोमेटिक अमीन्स तो सबसे लास्ट में आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अभी तक एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम एक बात और करते हैं जो हमारे पास है अमाइड्स की, कि सर आखिरकार जो अमाइड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी कहां पे लाई करेगी। देखो, अगर मैं अमाइड्स के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो आपको अच्छे से पता है अमाइड्स के स्ट्रक्चर क्या होता है, RC+O और यहां पर NH2, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हम जो रीजन हमने इनके लिए पॉसिबल दिए हैं वही रीजन इसके लिए भी हम दे सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर हम बोल सकते हैं RC+O, यहां पर NH2 और यहां पर क्या है हमारे पास H+। तो सबसे पहला आप लोगों से सवाल, इसके लिए प्रोटोनेशन साइट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यहां पर ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, यहां पर नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। तो मैं फिर कहूंगा इस पोजीशन को आप X मान लो, इस पोजीशन को आप Y मान लो। अब आप मुझे बताइए प्रोटोनेशन कहां होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको प्रोटोनेशन देखना आना चाहिए। आप बोलोगे सर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहां पर प्रोटोनेशन करवा दो, लेकिन ये जो लोन पेयर है कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां पर तो प्रोटोनेशन हो ही नहीं सकता, तो हमें प्रोटोनेशन यहां पर करवाना है। जब हमने यहां पर प्रोटोनेशन करवाया तो RC+O, यहां पर H और यहां पर आ जाएगा NH2। अब मैं पूछूंगा क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो बोलेंगे हाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता तो है, लेकिन एज सच इतना खास नहीं बनता। क्योंकि अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये मात्र नाम भर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो एमाइड्स की जो बेसिसिटी होती है वो सबसे कम क्या होती है, 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि जो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत कम होती है, क्योंकि यहां पर एक तरीके से आप क्या करवा रहे हो, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बना पा रहे। दूसरा, यहां पर इनके बीच में बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। तो हम 2 रीजन बोल सकते हैं, एक और होता है इफेक्टिव ओवरलैपिंग का होना। 2 रीजन होते हैं हमारे पास, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो सबसे कम जो अभी तक बेसिसिटी आ रही है वो बेसिसिटी किसकी आ रही है, एमाइड्स की आ रही है। अब आप बोलोगे सर ये वाला जो रीजन है थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया एमाइड्स के केस में। तो देखो यार, हम लोग जो यहां से लेके यहां तक जो ऑर्डर एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सब ऑर्डर पहले का है, मतलब जो बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना है वो होके ही रहेगा। आपके कहने से अगर आप बोलो ग्वानिडीन को पीछे लेके जाओ और इसको आगे लेके जाओ तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। एमाइड सबसे लास्ट में क्यों है, क्योंकि इसका जो pKa वैल्यू है बहुत कम है। pKa वैल्यू की बात कर रहा हूं 0 to -1 होता है, जबकि इसका जो pKa वैल्यू है वो 13.6 होता है। और आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था जितना ज्यादा आपका pKa वैल्यू होगा, pKa उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पास एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऑर्डर आ रहा है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस का। देखो सबसे पहले कौन होते हैं, ग्वानिडीन, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का होना। फिर कौन होते हैं, एमिडीन्स,
टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का होना, फिर एलिफेटिक अमीन्स और फिर एरोमेटिक अमीन्स और सबसे लास्ट में एमाइड्स। एरोमेटिक अमीन्स और एमाइड्स में एरोमेटिक अमीन्स ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एमाइड्स। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटोनेशन ही हो रहा है वो ऑक्सीजन के साइड से हो रहा है, और हम अगर कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये सारी बातें इतनी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उसके बाद हम कुछ 2-3 क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो पाए। अब हम बात कर लेते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। देखो ये जो ऊपर ऑर्डर लिखा है, अभी तक हमें इतनी बात समझ में आ रही है कि हमारे पास ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस का अभी तक ये ऑर्डर चल रहा है। अगर मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं पिरिडीन का। अगर आप पिरिडीन को देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ये कैसा है, लोकलाइज्ड है, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करवाता हूँ H+, तो आपको पता है एक ही साइट अवेलेबल है। जब एक से ज़्यादा साइट होती हैं तब जाके प्रोटोनेशन में दिक्कत होती है, तब हमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती है और फिर ये देखना पड़ता है कि प्रोटोनेशन करवाने के बाद कौन सा कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबलाइज है। जहाँ से कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वहीं पर प्रोटोनेशन भी होगा। तो देखो इसका जब हमने प्रोटोनेशन करवाया तो प्रोटोनेशन करके क्या होगा, यहाँ पर N है इस तरीके से और यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस। अब अगर आप देखोगे तो जो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हुआ है, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? तो हम बोलेंगे सर ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है। खुद आप देख लीजिए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? तो हम बोलेंगे इसका जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। मतलब ये एक तरीके से अच्छा बेस तो है, लेकिन ये ग्वानिडीन, एमिडीन्स और एलिफेटिक अमीन से ज़्यादा अच्छा बेस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका कंपेरिजन करता हूँ एरोमेटिक अमीन्स के साथ, मान लो मैंने इसका कंपैरिजन किया एरोमेटिक अमीन्स के साथ, तो आपको पता है यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्योंकि जा रहा है डीलोकलाइजेशन में, तो हम बोलेंगे इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2, और यहाँ पर इस लोन पेयर की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। लेकिन इन दोनों की हाइब्रिडेशन सेम होने के बावजूद जो इसमें डिफरेंस है कि यहाँ का लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, और हमें पता है लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक अमीन से जो ज़्यादा बेसिसिटी रखेगा वो पिरिडीन रखेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से फिर से सुनिए। पिरिडीन बेस होते हैं लेकिन इतने अच्छे बेस भी नहीं होते हैं जो ग्वानिडीन और एमिडीन और एलिफेटिक अमीन से स्ट्रॉन्गर बेसिसिटी रखें। उसका कारण क्या है, इसके कॉन्जुगेट एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा स्टेबलाइजेशन ना होना। ऊपर से आप खुद देखो यहाँ पर कार्बन sp2 अपना कहीं ना कहीं माइनस इफेक्ट भी लगा रहे हैं, तो माइनस इफेक्ट क्या करते हैं, इसको लेस स्टेबलाइज ही करेंगे। और इस वाले केस में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं एरोमेटिक अमीन और पिरिडीन में पिरिडीन ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन, क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, ये लोकलाइज्ड और ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड। तो मतलब थोड़ा सा अगर मैं इस ऑर्डर में बताऊं तो इस ऑर्डर से पहले हमारे पास एक क्या आ जाएगा, पिरिडीन आ जाएगा। क्या आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पिरिडीन की बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं जो कि पायरोल होता है। तो आपको पायरोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पायरोल कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो अब आप ध्यान से बात सुनिएगा, यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में तो जा रहा है, मतलब मैं बोलूँगा रेजोनेंस में तो जा रहा है, ये तो हम सबको बहुत अच्छे से दिख रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी भी है। ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हम बोल सकते हैं ये लोन पेयर किसका है, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है। तो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी होने के कारण यहाँ पर आप जो सोच रहे होगे कि H+ आएगा और प्रोटोनेशन करवा के आप कुछ इस तरीके से ऐसे बना दोगे, तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड आपने फॉर्म किया है ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लेस स्टेबलाइज होगा। मतलब इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर चुका है, एरोमेटिसिटी ब्रेक कर चुकी है। तो सिंपल सी बात यही आपको समझनी है ओवरऑल कि इन केस ऑफ पायरोल, इसका नाम क्या होता है, पायरोल। तो पायरोल की जो बेसिसिटी होती है
एज कंपेयर टू, अगर मैं किससे करूं, एनिलीन से, तो एनिलीन से कंपेयर करते हैं तो पायरोल में भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर क्या है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी डिलोकलाइज्ड है, ये भी डिलोकलाइज्ड है। लेकिन इसमें जो प्लस फैक्टर वर्क कर रहा है कि ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो एरोमेटिसिटी है वो अलग से मेंटेन है, और यहाँ पर ये लोन पेयर रेजोनेंस का पार्टिसिपेट मतलब पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है, पायरोल इस एरोमेटिक अमीन से लेस बेसिक होते हैं, लेकिन अमाइड से तो ज़्यादा ही बेसिक रखते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर आया है। देखो चीज़ें टिपिकल नहीं है, बहुत ही सरल है। आपको कुल मिला के अब मैं एक बार समराइज करता हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में एलिफेटिक अमीन्स की बात की थी। एलिफेटिक अमीन्स में हमने बहुत डिटेल में बात करके ये सीखा था कि हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री होता है। उसके बाद हमने अपने सेकंड लेक्चर में सीखा था एरोमेटिक अमीन्स के बारे में, जहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था SIP के बारे में, और जो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी बेसिसिटी कम होती है। और हमें ये भी समझ में आया था कि एलिफेटिक अमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन। अब इस लेक्चर में हम जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले ग्वानिडीन से। जब मैंने ग्वानिडीन की बात की तो मैंने बोला ग्वानिडीन और एमिडीन के केस में आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। सिंपल सी बात, जब आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाया तो इस केस में आपके पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, और इस केस में आपके पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे थे। इन दोनों की बेसिसिटी इससे ज्यादा होने का कारण ही है इनका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का होना, और इसकी बेसिसिटी कम है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां से लेके यहां तक का ऑर्डर अच्छे से समझ में आया। अब इसी ही केस में मैंने आपसे कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की, जिसमें एक एग्जांपल आपके पास पिरिडीन का और एक एग्जांपल आपके पास पायरोल का। पिरिडीन और एनिलीन के केस में अगर मैं कंपेयर करता हूं, मतलब एरोमेटिक अमीन में, तो यहां पर दोनों ही लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, मतलब अपनी जगह है, और ये लोन पेयर कैसा है, डिलोकलाइज्ड है। तो हम बोलेंगे लोकलाइज्ड वाले की बेसिसिटी ज्यादा है, तो हमने बोला एरोमेटिक अमीन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा होगा पिरिडीन। तो पिरिडीन आ गया। अब हम बात करते हैं पायरोल की। तो पायरोल के केस में यहां पर भी हाइब्रिडेशन sp2 है, यहां पर भी हाइब्रिडेशन sp2 है, यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, यहां पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन यहां पर ये जो लोन पेयर है वो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, मतलब उस लोन पेयर के हट जाने से एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगी, और यहां पर लोन पेयर हटे या ना हटे तो एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी। किसी सिस्टम की एरोमेटिसिटी खराब करना मतलब बहुत बड़ा पाप करना। तो इस पॉइंट को समझो, ये कम बेसिक होता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन, तो हमने रख दिया। और सबसे लास्ट जो बेसिसिटी रखते हैं होते हैं अमाइड्स। रीजन मैंने आपको दिया ही था कि अमाइड्स के केस में वहां पर प्रोटोनेशन से कॉन्जुगेट एसिड सबसे कम स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड ऑर्डर याद रखना है, और इस लेक्चर में हमें ये डिटेल में एकदम अच्छे से डिस्कस करना था। अब मैं आपको कुछ 1-2 अच्छे एग्जांपल देता हूं, और आप उस एग्जांपल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करिए। तो अब हम बात करते हैं इन कुछ सवालों की। एक एक करके आपको जो अभी तक मैंने इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। देखो, अगर मैं सबसे पहले सवाल की बात करता हूं तो हमारे पास ग्वानिडीन जो होते हैं वो सीधे लिखे हुए नहीं आते, आपको पहचानना पड़ता है। देखो, अगर आप इस पूरे सिस्टम को इतने से सिस्टम को ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा ग्वानिडीन के लिए फील आएगा। ग्वानिडीन कैसा होता था, NH2 C डबल बॉन्ड NH और NH2, बस यहाँ से H को हटाकर हमने ये वाला पार्ट लगा दिया। तो हम बोलेंगे ये एक तरीके से ग्वानिडीन है जहाँ पर इस वाली साइड पर प्रोटोनेशन होगा और जिस पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। एक बार पॉजिटिव इस नाइट्रोजन पर, एक बार पॉजिटिव इस नाइट्रोजन पर, एक बार पॉजिटिव इस नाइट्रोजन पर। इसकी बात करता हूँ, इस सिस्टम को अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपको R C डबल बॉन्ड NH NH2 की तरह दिख रहा है, तो आपको ये एमिडीन समझ में आ जाएगा। और एमिडीन में जो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा वो 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबलाइज होगा, और जबकि ये आपके पास नॉर्मल क्या है, अमीन है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है। देखो, आधे क्वेश्चन तो आपके ऑर्डर से ही खत्म हो जाएंगे कि ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, और ये नंबर 3 आ जाएगा। तो अगर आपको ऑर्डर है पता, और अगर आपको ये पता है कि आखिरकार कौन ग्वानिडीन है, कौन एमिडीन है, और किस तरीके से इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई और रिंग लगा सकते हैं डराने के लिए, तो आपको डरना नहीं है। आपको सिंपल इतने से पार्ट को यहाँ देखने की कोशिश करनी है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एनिलीन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ऑर्डर याद है तो आधे क्वेश्चन तो आपको ऑर्डर से ही हो जाएंगे।
हमें जिस समय एक्सप्लेन करना था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जरूरी नहीं कि वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दोबारा यहाँ बताऊँ, हमें तो बस इतना पता है pyridine एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा बेसिक नेचर रखते हैं और पायरोल सबसे कम रखते हैं, तो हमें पता है नंबर 1 पे ये हो जाएगा, नंबर 2 पे ये हो जाएगा और नंबर 3 पे ये हो जाएगा। अगर आपको उसका रीज़न जानना है तो दोबारा से पीछे करो लेक्चर और लेक्चर में रीज़न देखो। इस सवाल की बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये pyridine है और ये भी pyridine का डेरिवेटिव है, आइसोक्विनोलिन होता है। तो देखो यहाँ पर जो ये रिंग है, ये रिंग क्या लगा रही है, माइनस आई इफेक्ट लगा रही है और माइनस आई इफेक्ट से यहाँ पर लोन पेयर की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इस केस में बेसिसिटी ज़्यादा होगी और इस केस में बेसिसिटी कम होगी। मतलब ये रिंग यहाँ पर माइनस इफेक्ट लगाने से यहाँ पर लोन पेयर डोनेशन थोड़ा सा कम कर देगी। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। देखो यहाँ पर आपके पास 3 अलग अलग नाइट्रोजन हैं जिनको लेबलिंग की है ABC, आपको बेसिसिटी बतानी है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एनिलीन है, ये आपके पास क्या है, pyridine है। एनिलीन का मतलब होता है एरोमेटिक अमीन और ये आपके पास क्या है, पायरोल है। और अभी अभी ही मैंने बताया था कि पायरोल की बेसिसिटी सबसे कम होती है इन सब में, तो ये नंबर 3rd हो जाएगा। इस वाले केस में ये नंबर 2nd हो जाएगा और ये वाला नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है pyridine की बेसिसिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद एनिलीन की और उसके बाद पायरोल की। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। अभी तक जितने भी सवाल हैं वो सिर्फ हमारे ऑर्डर से ही हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन स्पेसिस पढ़ाए और डिफरेंट। देखो यार ये वो सवाल हैं जो कोई नहीं करता, तो इसलिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल कराए जाएं जहाँ पर आपकी एक एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग भी हो और एक्स्ट्रा स्कोर भी हो। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं समराइज कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को पहले समझ ही नहीं पाएगा, वो तो इतने से पार्ट में खो जाएगा O-Li+ कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर आप समझदार हो तो आप बोलोगे ये O- यहाँ जाएगा और इस तरह से बन जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके से फील आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर NH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर माइनस, और इस माइनस के साथ Li+ आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, इतना सा पार्ट क्या समझा रहा है, ये देखो अमाइड टाइप का होता है। अमाइड यही तो होते हैं अमाइड, और क्या होते हैं अमाइड। और ये आपके पास नॉर्मल क्या है, अमीन है। और हमें पता है कि अमाइड के सामने कुछ भी आ जाए, कुछ भी, पायरोल, pyridine, कुछ भी, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होती है, तो हम बोलेंगे इसकी बेसिसिटी ज़्यादा। मतलब इस सवाल में जो ट्विस्ट था वो इस क्वेश्चन को पहचानने का कि ये है क्या, ये अमाइड है। तो इस तरीके से आपका दिमाग लगना चाहिए। अब सर आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आपने ये कैसे कर दिया? तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती हैं, इसलिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए तो हम डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो और यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, रेजोनेंस ही तो हो रहा है, A डबल बॉन्ड B C पे नेगेटिव। अच्छा, जब मैं आपको रेजोनेंस बनाने के लिए बोलूँ तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर कहीं रेजोनेंस एप्लीकेशन की तरह यूज हो रहा हो तब नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए हमें डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं ताकि अपने उन जो कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा है उनको यहाँ पर अप्लाई कर सके। मैंने आपको बोला था एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर एप्लीकेशन पार्ट है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का। तो सिंपल सी बात है, अब ये बता के थोड़ा रेजोनेंस लगाएगा, रेजोनेंस अगर लग रहा है तो लगाओगे ना यार, और यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इवन MSc लेवल के क्वेश्चन है ये। लेकिन सर हम तो अभी कर पा रहे हैं, तो यही तो मजा होता है सब्जेक्ट का कि जब आप ये सब सीख रहे हो तब भी आप बहुत हायर वाले क्वेश्चन भी कर पा रहे हो। तो सब्जेक्ट सीखते जाइए बहुत अच्छे से, इंटरेस्ट के साथ। तो अब पूरे लेक्चर को अगर हम समराइज करें तो डिफरेंट आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस की आपको बेसिसिटी बिल्कुल समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट था।